जिसके जीवन में उम्मीद और आस है वही जिंदगी के इम्तिहान में पास है। देखना जरा, सोचना जरा कि टेंशन, ये चिंता, ये तनाव स्टूडेंट्स लाइफ को कितना कमज़ोर बना देता है, यानी ये कह दें कि खोखला बना सकता है। मेरा आपसे कहना है टेंशन उतना लीजिए जितने में आपका काम हो जाए, इतना नहीं दोस्त, इतना भी नहीं कि ज़िंदगी ही अपनी तमाम हो जाए। यानी चिंता से बचना है। चिंता चिता के समान है, ये बात मान के चले, और विश्वास के साथ चिंता को थोड़ा सा त्याग कर, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में वैसे किसी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पर चिंता हमारे लिए घातक है, जबकि स्टूडेंट्स लाइफ में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा घातक है। तो चिंताओं से थोड़ा सा दूर रहें, दूरी बनाएं और चिंता कम करें। पढ़ते समय पूरी तरीके से अपने आप को एकाग्रचित करें। और हम आपके साथ जुड़े हैं महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। स्वागत, अभिनंदन आपका। एक सुनहरे सफर पर हम तैयार हैं। मगध का उत्कर्ष पार्ट 4 लेकर के आपके सामने मुखातिब हैं, जहां आप लिखा देख पा रहे होंगे शिशुनाग वंश। इसका मतलब ये कहने के लिए काफ़ी है कि हम अब शिशुनाग वंश से इस कंटेंट की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, पिछले एपिसोड में आप देख चुके हैं हर्यक वंश के क्रमवार तरीके से आने वाले महत्वपूर्ण शासकों की मगध का उत्कर्ष, मगध साम्राज्य उन 16 जनपदों में अपना एक अद्भुत योगदान देने वाला सबसे ज़्यादा समृद्धशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद की बात होगी। जी हाँ, उस मगध साम्राज्य का पहला जो वंश था, जिसे हम लोगों ने हर्यक वंश के नाम से जाना, जहां हमने सबसे पहला शासक बिंबिसार को माना। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु आता है, बिंबिसार को ही मार करके राजगद्दी अपनाता है। पिता और पुत्र दोनों ही किसी एक ही प्रेमिका के दीवाने थे, और वो थी आम्रपाली। किस्सा आ चुका है, कहानी आपके यूट्यूब चैनल पर हम प्रोवाइड करा चुके हैं। आप उसे क्रमबद्ध तरीके से अगर देख रहे होंगे तो पूरी कहानी का सीक्वेंस आप समझ पाएंगे, पूरे इतिहास का सार आप समझ सकते हैं। इसलिए हमने इसको बहुत ही बेसिक तरीके से शुरुआत किया है, और बिल्कुल हमारे अंदर तेजी नहीं है। हम उसको बहुत ही आराम से आपके पास पहुंचाना चाहते हैं, जिससे फिर ये ज़िंदगी भर हमसे न भूले न हमसे छूटे। ये यादें हमारे साथ बन जाएं, और ये यादें हमारे साथ मजबूती के साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चल पाएँ। हम इसी उद्देश्य और इसी अभिप्राय में लगे हुए हैं। आइए समझते रहें। तो जहां हम लोग बात कर रहे थे बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु अपने पिता को मार करके सिंहासन हासिल करता है। अजातशत्रु का लड़का उदायन आता है, और वह भी अपने पिता के हिसाब से ही चलता है, और वो अपने पिता का कत्ल करके सिंहासन प्राप्त करता है। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। जी हाँ, तो बेहतरीन चीज़ों का सीक्वेंस बना भी रहा है। बिंबिसार ने जहाँ अपनी राजधानी राजगिरी बनाई थी, अजातशत्रु ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जबकि इरादा था उसका कि मैं पाटलिपुत्र ले जाऊंगा, लेकिन ले नहीं जा सका। पाटलिपुत्र में कुछ उसने विकास जरूर किया था, लेकिन वहाँ उसने राजधानी नहीं बनाई थी। लेकिन जब उसका लड़का उदायन आता है, जब वो शासन संभालता है, तो वो अपनी राजधानी को पहली बार हर्यक वंश में, मगध के साम्राज्य में कन्वर्ट करता है। यानी पहली राजधानी राजगिरी है, जो अजातशत्रु के शासनकाल तक चली है, लेकिन अब राजधानी में परिवर्तन है। उदायन ने अपने हिसाब से राजधानी को चेंज किया है और राजधानी को पटना ले गया। यानी आज का पटना तत्कालीन समय का पाटलिपुत्र कहा जाता था। इसलिए राजधानी को आपको बताना है, उदायन के समय में पाटलिपुत्र चली गई। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, चीज़ें चल रही हैं। मुंडक और नागदशक आ चुके हैं, उदायन के पुत्र आ चुके हैं, और उदायन ने अपने पुत्रों से निवेदन किया था कि ये बेटा, जैसा मैंने किया है वैसा तुम मत करना। मैंने अपने पिता को मारा, मेरे पिता ने अपने पिता को मारा, ये वंश ही पितृहंता है, ऐसा मत करना कि तुम मुझे मार देना। ये रिक्वेस्ट उनके बच्चों ने ये मान भी लिया था, और कहा जाता उदायन को किसी और ने मारा था, उनके बच्चों ने नहीं मारा था। लेकिन मुंडक और नागदशक ने क्रमवार तरीके से शासन का कार्यभार संभाला है, और 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश को संचालित करने का काम किया है। देखिएगा, 412 ईसा पूर्व तक। अब हमारी कहानी यहीं से शुरुआत लेगी। एक नए मोड़ पर एक नया अध्याय लिखने के लिए हम तैयार हैं। 412 ईसा पूर्व में हर्यक वंश समाप्त होता है। हर्यक वंश समाप्त होता है। जी हाँ, हर्यक वंश समाप्त होगा। हमारे स्टूडेंट साथियों को ये जरूर लगेगा, हमारे इतिहासकारों को भी ये लगा होगा कि ऐसा क्या हो गया, समाप्ति का तो कोई कारण होगा। इतने समृद्धशाली साम्राज्य का, इतने समृद्धशाली शासन सत्ता का कैसे बागडोर टूट गया, कैसे ये इनके हाथों से वो प्यार का धागा छूट गया। जी हाँ, तो समझना जरा, टूटने का कारण होता है, हर चीज का अंत निश्चित है। ये मानो, ये मानवीय जीवन, कबीरदास ने, सूरदास ने अलग अलग तरीके से इस मानवीय जीवन को कहा भी है कि कबीरदास ने कहा, यह तन काछा कुंभ है लिया फिरत साथी, और तन ढबका लगा
फूट गया कछु ना आया हाथ, कुछ हाथ नहीं आएगा, शरीर है डिस्ट्रॉय होगा, बर्बाद होगा एक समय के लिए। हमारे पास जो भी वैभव संपदाएं हैं, इतिहास अपने आप को दोहराती है। पक्के मकान है, कल कच्चे मकान आएंगे, कच्चे मकान आएंगे, फिर पक्के मकान आएंगे। ऐसे सभ्यताओं का जन्म होता आया है और सभ्यताएं फिर से बनेंगी जब किसी साम्राज्य का चरमोत्कर्ष होता है, यानी वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया होता है। उस समय ये मान के चलें उस समाज का अंत होने वाला होता है। और जब वो समाज का अंत होगा, फिर से कोई दूसरा समाज जन्मेगा, अपने अपने क्रियाकलापों से अपने समाज का निर्वहन करेगा। वैदिक सभ्यता देखा आपने, पाषाण काल देखा, हर जगह देखा आपने कितना भारी परिवर्तन था। और अब हम जहाँ पहुँचे हैं, तो इसका मतलब इसका अंत होने का एक ही कारण हो सकता है, क्योंकि अब जो शासन जिसके हाथ में था, यानी हर्यक वंश का जिसे अंतिम शासक कहा जाता है, नागदशक, जो कि उदायन का ही लड़का था, मुंडक के बाद यही शासन कर रहा था। नागदशक, थोड़ा सा ये कह दें कि इतिहासकारों को मैं अवहेलना नहीं कर सकता, या इतिहास के शासकों को थोड़ा सा सम्मान दृष्टि से देखेंगे तो ही हमारे साथ रहेंगे। नागदशक जी थोड़ा सा अलग रवैये के आदमी थे। इनका मानना था कि शासन में मजा है, मजा लीजिए, जैसे कहते हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो ये थोड़ा सा इंतजार का मजा ले रहे थे। इनका मतलब इन्हें पता था मैं अभी आराम से हमला करूंगा किसी भी जगह, मैं साम्राज्य का विस्तार नहीं करना चाहता, मेरे दादा परदादा ने इतना बना रखा है ना, मैं इसे ही बेचूंगा और यही खाऊंगा। तो नागदशक थोड़ा सा अलग तरीके का निकला। और जिनके घर में ऐसे लोग आते हैं, आप सोचना जरा, कि जो खुद बनाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते हैं, केवल नष्ट करते हैं, तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय में वो परिवार, वो समाज अपने आप गर्त में चला जाता है। ठीक वही कारण हुआ नागदशक के साथ। नागदशक को मार दिया जाता है, नागदशक को मार दिया जाता है। और नागदशक के मरने के बाद देखना, नागदशक के मरने के बाद एक दूसरा प्रतापी शासक आता है जिसका नाम था शिशुनाग। यहीं से कहानी जुड़ेगी दोस्त, यहीं से। कब आता है? 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग आता है। कौन सा नाग? एक अलग सा नाग आया है, उसका नाम है शिशुनाग। जहां अलग अलग बौद्ध ग्रंथों में अलग अलग बातों को, यानी अलग अलग प्रमाणों से बताया गया है। हम आपको बता दें, एक महावंश है, महावंश याद रखिएगा। महावंश क्या है? ये नहीं कह रहे कि कोई बड़ा सा वंश था। महावंश का मतलब है बौद्ध साहित्य से, ये एक बौद्ध साहित्य है, महावंश उसका नाम है। इस बौद्ध साहित्य के अनुसार, महावंश बौद्ध साहित्य के अनुसार शिशुनाग वैश्या का पुत्र था। किसका पुत्र था? वैश्या का पुत्र था। किसके अनुसार? शिशुनाग महावंश बौद्ध साहित्य के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, अपनी नोटबुक पर अपना पेन दौड़ाइए, अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए। किस्सा कहानी है ये, ऐसे सुनिएगा तो याद हो जाएगा, मेरे हिसाब से कुछ कठिन नहीं है। अच्छा सोचना, एक वंश चलता आया, नागदशक उसका नालायक पुत्र आया और उसको मारने के लिए आसानी हो गई कुछ लोगों के लिए, और उन लोगों ने इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जिसके पावर, कहते नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसकी लाठी हो गई और इसी की भैंस हो गई, इसी का शासन हो गया। शिशुनाग शासन करता है। कुछ लोग अलग अलग, बहुत ही पुरानी बातें हैं तो पुरानी बातों का कैलकुलेशन अलग अलग होता है, लोग अलग अलग तरीके से अपना राय रखते हैं। तो जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ का एक साहित्य महावंश, उसमें शिशुनाग को वैश्य का पुत्र कहा गया, जबकि पुराणों में इसे क्षत्रिय कहा गया है। पुराणों में इसे क्षत्रिय कहा गया, पुराणों में क्षत्रिय कहा गया। इसी शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही लाइन टू लाइन एग्जामिनर प्रश्न करता भी है। शिशुनाग आया है और शिशुनाग नाम का एक नया वंश सजा रहा है। और देखना जरा, अब ये शिशुनाग वंश का संस्थापक बन बैठा है। शिशुनाग वंश कब तक चलेगा? याद रखिएगा, 412 ईसा पूर्व से, यानी बीसी से लगाकर 344 बीसी तक चलेगा। ये पूरा शिशुनाग वंश की बात हो रही है, जबकि शिशुनाग का जो शासनकाल होगा, इसका जो शासनकाल होगा, इसका शासनकाल आपके स्क्रीन पर मैं लिख दे रहा हूं, 412 बीसी से लगाकर 394 बीसी तक होगा। इसके बाद ऐसा नहीं कि अब ये लगातार इतना लंबा 100 वर्षों तक, 100 से ज़्यादा वर्षों तक शासन करेगा, ऐसा कैसे संभव हो सकता था? मुश्किल बातें हैं, मुश्किल हालात है, ऐसा नहीं होगा, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका मतलब ये पूरा मामला पूरे शासनकाल का है, पूरे शिशुनाग वंश की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल जहाँ हम लोग जुड़े हैं, आइए समझते रहें शिशुनाग के बारे में। शिशुनाग
412 बीसी से लगाकर 394 बीसी तक शासन करेगा, ये इतिहास में बात दर्ज है। अब समझिएगा, उसे अलग अलग चीज़ों में देखिए, इसे क्षत्रिय भी कहा गया है। और मैं मान के भी चलूँ, देखना जब तक नंदवंश नहीं आता है तब तक ये मान के चलो सब कुलीन थे, सब लोग श्रेष्ठ थे, यानी क्षत्रिय या फिर ब्राह्मणों ने ही शासन किया है, यहाँ कोई दो राय नहीं है। तो पुराणों में पुराणों में कौन बता रहा है कि पुराणों में शिशुनाग को क्षत्रिय कहा गया है, इस बात को ध्यान देना। शिशुनाग बहुत ही प्रतापी शासक था, इसीलिए तो मगध का विकास हो रहा है। अवंती के राजा अवंती वर्धन को हराता है। अवंती के राजा कौन थे? अवंती वर्धन को पराजित करेगा और अपना विस्तार पश्चिम में मालवा तक करेगा। मालवा तक क्या हो गया? इसका विस्तार हो गया। ऐसे ही आप नोटबुक पे अगर अपना पेन दौड़ाएंगे और अपने दिमाग का घोड़ा चलाएंगे तो बिल्कुल मेरे हिसाब से इतिहास बहुत ही सहज होगा। आगे देखिए, इसके बाद ये वत्स पर भी जीत हासिल करता है, ये मामला बताया गया है। तो हम लोग जो हर शासन काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। शिशुनाग आया, शिशुनाग वंश लाया। शिशुनाग को बौद्ध ग्रंथ में वेश्या का पुत्र माना गया, पुराणों में क्षत्रिय कहा गया। इसने अवंती के राजा अवंती वर्धन को हरा दिया था, वत्स को जीत लिया था, विस्तार काफ़ी कर रहा था। यह भी, इसकी राजधानी क्या थी ये पूछा जाता है। राजधानी ध्यान देना, इसकी राजधानी है राजगिरी, वही पुरानी राजधानी कौन सी है? राजगिरी। शिशुनाग ने राजधानी को राजगिरी बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अजातशत्रु के समय में था, ये तो बिंबिसार के समय में था। बहरहाल भला हो उदयन का जिसने पाटलिपुत्र भी बनाया था। तो ऐसे अगर हम इस सीक्वेंस से किसी भी तथ्य को याद करेंगे, सोच करके चलेंगे, तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं तो राजगिरी बनाया है, लेकिन शिशुनाग से एक खास बात और, इसने वैशाली को भी सजाया है। वैशाली को भी सजाया, देखिए वैशाली को भी सजाया तथा इसको भी राजधानी बनाया। देखिए, राजधानी बनाया। स्टार प्रश्न आपके स्क्रीन पर अब चला आया है। ये राजगिरी, ये राजधानी है। और राजधानी इतनी ही सीमित नहीं रही, हमारे शिशुनाग राजा जी ने काम किया क्या? वैशाली को सजाया, वैशाली को भी सुदृढ़ किया। वैशाली वही वैशाली जहाँ से आपने आम्रपाली की कहानी को देखा था, तो वही वैशाली है। उस वैशाली को पुनः सजा रहा है, क्योंकि आपको पता है अजातशत्रु ने आम्रपाली की मोहब्बत में पूरी वैशाली को आग लगा दिया था, जिसके तर्ज पे मान के चलना तमाम मूवियाँ फिल्माई भी गई हैं, आग लगा दिए गए। यानी आशिकी इस कदर थी कि अजातशत्रु ने पूरी वैशाली को जला दिया था। तो वैशाली को पुनः बसाने का काम इतिहास में देखिए कौन कर रहा है? शिशुनाग कर रहा है। उसको सजा धजा रहा है, यानी पूरी तरीके से फिर से बसा रहा है और इसको राजधानी बनाता है। तो याद रखा जाए, वैशाली को किसने राजधानी बनाया? इस वंश में आकर के आप देख रहे हैं शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बना लिया है। क्लियर है ना? तो अब देखना ये मामला चलेगा। शिशुनाग के बाद इसका पुत्र आएगा। शिशुनाग के बाद इसका पुत्र आ जाएगा। कौन? कोई और आएगा, कोई और शासन करेगा। ध्यान देना, शिशुनाग के बाद अब मामला बदलेगा। अब आएगा कालाशोक। बेहतर नामकरण है भाई, बेहतर नामकरण कह सकते हैं, मजा आने वाला है। पहला शासक शिशुनाग का पुत्र आया कालाशोक है। और इसे पुराणों में काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। पुराणों में इसे काकवर्ण कहा जाता है। क्लियर है ना? क्लियर कट चल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट अपने नोटबुक पर हमारे स्टूडेंट साथी अपना पेन चला रहे होंगे और हम मान के चलें कि आपको बिल्कुल कहानी समझ में आ रही है। ये मामला शिशुनाग के साथ जुड़ा। अब हम कालाशोक के पास पहुंचे हैं, पुराणों में जिसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। इसका शासनकाल देखना, इसके पिता का शासनकाल कहाँ तक था? 394 बीसी तक था। और ये 394 बीसी से लगाकर 366 बीसी तक शासन करेगा। ये इसका शासनकाल है, आराम से याद कर सकते हैं। तरीका एकदम सीक्वेंस में, अगर हम लोग क्रमबद्ध तरीके से किसी भी चीज़ का आकलन कर रहे हैं तो इतिहास बहुत सहज है। मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतिहास से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहानी है हमारे प्राचीन लोगों की, हमारे पुराने लोगों की कहानी है। तो हम उसे ऐसे ही देखें। सोचो कालाशोक क्या करता था, इसका नाम कैसा था? कालाशोक, काकवर्ण, है ना? पुराणों में कह रहे हैं। अब देखिएगा, अब इसमें होगा क्या? इसके समय में कौन कौन से मामले बनेंगे, ये काम क्या करेगा? देखना, ये राजधानी अपना परिवर्तित करेगा। राजधानी देखना, राजधानी में चेंजिंग आने वाली है। अब राजधानी इसने पाटलिपुत्र बना दिया
और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, पाटिलपुत्र बनाया है, पाटिलपुत्र बनाया। इसके पहले इसी पाटिलपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने, जो कि हर्यक वंश में मिला था आपको। क्लियर है? इसलिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन से शासक ने राजधानी कहाँ बनाई थी, किस शासक के समय में राजधानी कहाँ रही होगी, ऐसा माना जाता है। देखना, मैं आपको बता दूं कि शिशुनाग वंश वाले ज़्यादातर लोग जैन संप्रदाय से जुड़े रहे। कहाँ से जुड़े रहे? जैन संप्रदाय से जुड़े रहे। लेकिन कालाशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीत होगी। पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई? तो पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु ने करवाया था। अजातशत्रु ने सतकर्णी गुफा के पास करवाया। तो अजातशत्रु का काम रहेगा कि पहला अजातशत्रु ने राजगिरी के सतकर्णी गुफा में पहला बौद्ध संगीत कराया, जहां उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया, या उसके बारे में वो बौद्ध संगीत कराई गई। बहरहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की कहानी चर्चा में बनी रहेगी। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग जहाँ कालाशोक की बात समझ रहे हैं, कालाशोक की कहानी से जुड़े हुए हैं। अभी हमने देखा कि कालाशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी निकला, बाकी लोग जैन धर्म के अनुयायी हैं, शिशुनाग वंश के। लेकिन कालाशोक थोड़ा सा हटके निकला है। कालाशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी है। यह भी इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। तो हमारा प्रश्न बन जाता है ना कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी। अच्छा, बौद्ध संगीतियों का मतलब क्या था? एक गाने बजाने से था, संगीत गान हुआ करता था। वहाँ का एक एक उद्देश्य था। यानी जो 4 बौद्ध संगीतियाँ कुल हुई हैं इतिहास में, उन चारों बौद्ध संगीतियों का अपना अपना मतलब रहा है। आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। और अब हम ये मान के चलें, प्रथम जो बौद्ध संगीत थी, बौद्ध संगीति, जो प्रथम बौद्ध संगीत थी, ये किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु ने करवाया था। अजातशत्रु ने कराया था। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ कराया था? राजगिरी में। राजगिरी में कहाँ? सतकर्णी गुफा में। सतकर्णी गुफा में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। महाकश्यप क्या थे? अध्यक्ष थे। ये चीज, और इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। यानी जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी जब वो दुनिया छोड़ के चले गए, तो उनके प्रचार प्रसार को, यानी उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अजातशत्रु आगे आता है और बौद्ध संगीति चालू कराता है, यानी शुरुआत करता बौद्ध संगीत का। इसके बाद देखना किसी ने बौद्ध संगीत नहीं कराई, सब ठप रहा मामला। इसके बाद दूसरा शासक, यानी दूसरा बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हो रहा है? कालाशोक के। कालाशोक आएगा, ये कराएगा, जिसे आपने अभी काकवर्ण कहा था। कालाशोक के शासनकाल में होगा। कहाँ होगा? वैशाली में। ये वैशाली में कराएगा, और वैशाली में इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो होंगे सबाकामी। सबाकामी ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसका उद्देश्य देखना क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि बौद्ध धर्म इस समय 2 भागों में बटा। एक था अस्थावीर कहलाया, एक अस्थावीर कहलाया, और दूसरा महासंघिक कहलाया। ये याद रखिएगा, अस्थावीर और महासंघिक किसे कहते हैं? अस्थावीर का मतलब कुछ पार्ट वो ज्ञानी वाले हो गए हिस्से, यानी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, मानने वाले थे, उसमें 2 हिस्से हो गए। इसका उद्देश्य भी रहा कुछ इसी तरीके से। इस बौद्ध संगीत के आयोजन के बाद ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि जो ज्ञानी हैं, जो 60 वर्ष के ऊपर है, वो ज्ञान सिखाएं, और जो अभी कम ज्ञान वाले हैं वो महात्मा बुद्ध जी की पूजा पाठ करें। यानी ये हो गए पुजारी। ये हो गए किसकी? ये पुजारी हैं किसके? महात्मा बुद्ध जी के। तो 2 महत्वपूर्ण पार्टों में बटा। तीसरी बौद्ध संगीत, देखिए ये तो इसी से लिंक था हमारा। और तीसरा जो बौद्ध संगीत होगा वो होगा अशोक के शासनकाल में, बात होगी तब। और चौथी बौद्ध संगीत होगी कनिष्क के शासनकाल में। जब इनसे मुलाकात होगी तब इन पर भी हमारी विस्तृत बातें होंगी। फिलहाल ये मान के चलें कि अशोक आएगा, अशोक पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीत कराएगा, वहाँ ये हीनयान महायान में विभाजित होगा। कनिष्क आएगा, कनिष्क अलग तरीके से। इसका तमाम ऐसी कहानियाँ हैं जो आपसे इतिहास अभी आपका इंतजार करेगा, और आपको तब वहाँ रूबरू हम कराएंगे जब वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी फिलहाल हम कालाशोक तक पहुँचे हैं। तो कालाशोक तक बौद्ध संगीत का
क्या मसला रहा, क्या जानकारी हासिल करनी चाहिए हमें, हम आपको वहाँ तक ले आए हैं। अब हम बात कुछ और करेंगे। देखिएगा, जहाँ हम लोग इतनी बात कर चुके हैं राजधानी वगैरह तो हमने कालाशोक की देखी ली है, बहुत संगीतियों से हम मुखातिब हो ही गए हैं। अब देखना जरा, कालाशोक के 10 पुत्र होते हैं और कहा जाता है, उस कुछ बहुत ही साक्ष्य नहीं मिला है, और ये माना जाता है कि उन 10 पुत्रों ने क्रमवार तरीके से अपने अपने शासन को किया है, लेकिन बहुत लंबा शासन नहीं कर सके। 366 तक तो यही रहा है। आप देखिएगा, 366 ईसा पूर्व तक ये रहा, 344 ईस्वी में, ईसा पूर्व में ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है शिशुनाग वंश। इसका मतलब कितना फासला आप सोच सकते हो, और बड़े आराम से ये जान सकते हैं कि 22 वर्ष का मोटा मोटा आंकड़ा है। 22 वर्षों में 10 पुत्रों ने शासन किया है। 22 वर्षों में 10 पुत्रों ने शासन किया है, इसका मतलब कम समय तक शासन रहा होगा, या फिर जो भी शासन रहा, 22 वर्षों तक 10 पुत्रों ने शासन किया। और उसमें बहुत कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। एक का नाम याद करना, नंदीवर्धन, और एक नाम याद कर लो आप, पंचनक। ये 2 पुत्रों के नाम लास्ट के याद कर लो, ये 9वां है, ये 10वां है। और अगर पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बताना ये अंतिम शासक है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। और कभी कभार 2 बातों को एक साथ करने का मतलब क्या था, इसको भी छोड़ सकते थे, नंदीवर्धन को भी नहीं छोड़ा, क्यों? इसका कारण ये था कि कभी कभार एग्जामिनर जब वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव करवाता है हमसे, और किसी लोगों के अनुसार, यानी कई लोगों के मतानुसार चीज़ों के उत्तर बदल जाते हैं, तो कहीं कहीं यह भी मिलता है कि पंचनक ना होकर के इसको अंतिम शासक माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर दोनों विकल्प में होंगे तो अंतिम शासक में पंचनक ही रहेगा, इस बात से बिल्कुल हटना नहीं है। अधिक बातें हैं, एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है, कहीं संशय नहीं है, कहीं कोई दुविधा नहीं है। जो चीज़ें हैं जो दी जा रही हैं प्लेटफॉर्म से सब ठोस हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है, लीजिएगा पूरे मनोवेग से, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आगे समझिएगा। तो अब देखिए, जो पंचनक बैठा है अंतिम शासक, इसको मार देगा कोई, कौन है वो मारने वाला, देखना मार देगा कौन, महापद्म नंद। महापद्म नंद इसे आके मारेगा, किसे, पंचनक को। देखना, महापद्म नंद, पहली बार इतिहास में परिवर्तन हो रहा है, पहली बार इतिहास गवाही दे रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है यहाँ। देखना, महापद्म नंद जो कि शूद्र जात इसके है, शूद्र जात से इसका संबंध है, इसने मारा किसे, एक क्षत्रिय को। यहाँ मारने के बाद अब ये नंद वंश की स्थापना करता है। इतिहास पहली बार कुछ अलग गवाही दे रहा है, पहली बार आप समझिए शूद्रों का शासन हो रहा है। नंद वंश आएगा और शूद्र वंश कह सकते हैं इसे, नंद वंश की स्थापना करेगा। तो नंद वंश का संस्थापक कौन कहलाएगा, संस्थापक महापद्म नंद कहलाएगा। देखिए, सत्ता तब तक नहीं मिलेगी जब तक किसी को मारोगे नहीं, ये इतिहास कहता है। इतिहास कहता है कि बड़े पद पे पहुंचना है तो आपको किसी ना किसी का कत्ल करना है। ये इतिहास में, ऐसा नहीं कि आज के समय की बात मैं कर रहा हूँ, इतिहास ऐसी गवाही देता है कि राजा बनने के लिए किसी को तो निपटाना ही पड़ेगा। और महापद्म नंद ने देखो निपटा दिया किसे, पंचनक को, और इसके बाद नंद वंश की स्थापना कर दिया कि चलो बहुत हो गया शासन खासन, अब करेंगे हम सिंहासन, सारा काम अब हम करेंगे, हमारा भी कुछ काम चलेगा। तो महापद्म नंद आता है। देखना इसकी खासियत क्या थी, इसका एक और नाम मिलता है उग्रसेन। उग्रसेन याद रखिएगा, अन्य नाम है ये इसका, अन्य नाम उग्रसेन है इसका, महापद्म नंद का। पहला ऐसा राजा है, देखिए क्या होगा, पहला ऐसा राजा है जिसने कलिंग विजय किया है, पहला ऐसा राजा है जिसने कलिंग विजय किया है। और ये खुद को, स्वयं को एक राट बताता है। क्या बताता है, एक राट। एक राट का मतलब था पूरे सबका सम्राट। और हकीकत है, पुराणों में कहा भी गया है कि महापद्म नंद ने सभी राज्यों पर कब्जा कर लिया था, सभी राज्यों पर कब्जा कर लिया था, एक तरीके से कह सकते हैं सबको जीत लिया था। पहला ऐतिहासिक राजा है, पहला शक्तिशाली ऐतिहासिक राजा। देखिए आया है, हाहाकार मचा दिया इसने। इसके पास बहुतायत मात्रा में संसाधन बने हुए हैं। देखना, हाथियों की संख्या अभी हम आपको बताएंगे, घोड़ों की संख्या, इसके सैनिकों की संख्या 2 लाख थी। सोचना, अद्भुत होगी कहानी, बहुत ही अद्भुत, मामूली राजा नहीं है ये। महापद्म नंद खुद को, स्वयं को एक राट बता रहा है। कलिंग विजय प्रथम है, प्रथम राजा है जिसने कलिंग पर विजय किया है। देखिएगा,
आगे समझिएगा, जब ये कलिंग पर विजय करता है ना, विजय यानी कलिंग को जीत लेता है, तो वहाँ पर नहर बनवाता है, नहर बनवाता है और वहाँ पर जैन यानी जैन संप्रदाय की मूर्ति, जैन संप्रदाय यानी महावीर स्वामी से संबंधित मूर्ति को उठा लाता है, मूर्ति को उठा लाता है कहाँ? मगध। कौन कहता है ऐसा कि इसने जैन संप्रदाय की मूर्ति को उठा लाया है? ऐसा कहता है कलिंग का राजा खारवेल हाथी गुफा अभिलेख में। देखिएगा, बात ये होगी कि ये बात यानी ये साक्ष्य कहाँ मिला है, ये साक्ष्य अंकित कहाँ है? हाथी गुफा अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख याद रखिएगा किसका है? हाथी गुफा अभिलेख खारवेल राजा का है। और खारवेल राजा कहाँ के थे? तो कलिंग के थे। कलिंग के राजा स्वयं बता रहे हैं कि कलिंग को जीता है महापद्म नंद ने, और महापद्म नंद इसको जीतने के बाद कलिंग में नहरें बनवाता है, और नहरों को बनवाने के बाद यहाँ जैन संप्रदाय की मूर्ति को उठा करके मगध ले जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये जैन संप्रदाय को मानने वाला था। इससे ये बात पता चल जाती है कि ये जैन संप्रदाय का अनुयायी रहा होगा। इतिहास में जो चीज़ें जिससे संपर्क में बनी, इसी से तो इतिहासकारों ने अपना अपना निष्कर्ष निकाला है कि कौन किसका अनुयायी था, कौन किसको मानने वाला था। तो ये जैन संप्रदाय को मानने वाला था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इतिहास को बेहतर समझना है ना, तो फिर उसके बेहतर तरीके पर जाइए, उसका बेहतर प्रयास करिए और बहुत ही शिद्दत से उसे अपने अंदर समाहित होने दीजिए। देखिएगा, कहानी जुड़ी है बहुत अच्छे ढंग से। महापद्म नंद पूरा विस्तार कर रहा है। महापद्म नंद ने अपने आप को एक राट बोला है। महापद्म नंद जैन धर्म का अनुयायी है, कलिंग को जीतने वाला पहला राजा है, वहाँ से जैन मूर्ति को उठा लाया है। इससे सिद्ध हुआ है कि जैन संप्रदाय को चाहने वाला है। खारवेल राजा के लिखाए गए हाथी गुफा अभिलेख में ये बात पता चलती है कि ये बात सही थी, क्योंकि कलिंग का राजा स्वयं ये बात लिखवा रहा है। देखिएगा, अब हम बात करेंगे 336 बीसी तक तो जाते जाते आपका महापद्म नंद चला जाएगा, लेकिन 336 बीसी के बाद आपको इतिहास पढ़ना है 334 बीसी वाला। ऐसा क्यों? 334 से लगाकर 323 वाला पढ़ना है, और जहां आपको जानना है घनानंद के बारे में, क्योंकि अब हमारे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहीं से। आप कहेंगे सर 2 साल का गैप आपने क्यों लिया है? मैं ये कहना चाहता हूं कि इन 2 साल के गैप में महानंद के यानी इस नंद वंश पर कुछ और लोगों ने शासन किया है, जो थोड़े थोड़े समय के लिए आए हैं। बहरहाल संघर्षों का समय था, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, घनानंद का सटीक प्रमाण है। सबसे खतरनाक शासक आ चुका है घनानंद, सबसे खतरनाक। अभी तक मगध साम्राज्य का सबसे खतरनाक शासक है ये, सबसे खतरनाक शासक है। 20,000, देखिएगा 20,000 घोड़े वाले सैनिक हैं, 20,000 घोड़े हैं इसके पास, यानी इससे संबंधित सैनिक लैस हैं। आगे देखिएगा 2 लाख पैदल हैं, 2 लाख पैदल सैनिक हैं। सोचिएगा, 2 लाख पैदल सैनिक हैं, 2,000 से ज़्यादा रथ हैं, 2,000 से ज़्यादा रथ का उल्लेख मिला है, और 4,000 हाथियों का उल्लेख मिला है, 4,000 हाथियों का उल्लेख मिला है। यही बात तो देख करके सिकंदर महान कब आया था? 326 ईसा पूर्व, जब वो आक्रमण करता है, और जब वो झेलम नदी के किनारे से यानी वितस्ता नदी के किनारे से वापस लौट जाता है, इसका सीधा कारण ये पता चलता है क्योंकि उसे ये लग गया था कि घनानंद कुछ और है, इसकी ताकत कुछ और हम इसके सामने हो सकता टिक ना पाए। जो सबको जीतता आया उसने भारत को कुछ नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सी दया उसके अंदर आ गई और सिकंदर महान वापस चला जाता? इसका कारण था, मुझे तो ये लगता है इतिहास, अगर कहीं वो सिकंदर आया होता और इतने सैनिकों का सामना करता तो इतिहास कुछ अलग होता। आज इतिहास कुछ अलग गवाही दे रहा होता। बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सिकंदर अपने भारत यहाँ पहुँचा ही नहीं, इनके पास गया ही नहीं, और यहाँ कोई लड़ाई वगैरह उनसे नहीं हुई। बहरहाल आप घनानंद से परिचित हो रहे हैं। घनानंद एक सम्राट है, विशाल ताकत का धनी है और सबसे खतरनाक है। यानी जो लिया निर्णय सो ठान लिया, जो सोचा इसने वो कर दिया। सोचिए, सबसे बड़े ब्राह्मण, सबसे ज़्यादा ज्ञाता, जिसे आप कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से जानते हैं, वो इनके ही दरबार में थे। और जब वो आते हैं, एक बार की बात है कि इतिहास कई जगह कई प्रकार का उल्लेख करता है कि घनानंद ने उनका अपमान कर दिया, तो चाणक्य ने अपनी चोटी को खोल दिया और कसम खाता है। चाणक्य कहता है, यानी चाणक्य कहते हैं कि जब तक मैं
तुझे और तेरे सिंहासन सहित तुझे बर्बाद नहीं कर देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बहरहाल, और कई लोग ये कहते हैं कि चाणक्य बहुत ही चालाक था, वो ऐसा कुछ नहीं बोले थे, भरे सभा में ऐसा वो कुछ नहीं बोले थे। उन्होंने शांति से काम लिया और धीरे धीरे इसे खोखला करने का प्रयास करते रहे। चंद्रगुप्त को मिलाया, चंद्रगुप्त मौर्य को, उसे सब कुछ युद्ध विद्या सिखाया और इसके बाद छल से इसकी हत्या करवा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और कौटिल्य की वाणी भी पूरी हुई थी, कौटिल्य की राजनीति भी सफल रही, कूटनीति भी सफल रही। इस कहानी को बहुत आगे जाना है, बहुत भी चीज़ें अभी आपके स्क्रीन पर आना है, देखिएगा। इसे यूनानी लेखकों ने किसे, घनानंद को, यूनानी लेखकों ने अग्रमीज और जैंद्रमीज कहा है। पूछा गया एग्जाम में, कहा है। अग्रमीज का मतलब होता है कुशल और जैनमित्र का मतलब होता है शक्तिशाली। देखिएगा, जिस राजा की बात कर रहे हैं ना, धन, वैभव, यवम, इसे ऐश्वर्य का राजा कहा जाता है, ऐश्वर्य का राजा कहा जाता है। इसी ने कौटिल्य का अपमान किया, कौटिल्य ने कसमें खाई कि तुम्हें बर्बाद करूंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। और घनानंद के शासन को, यानी नंद वंश को समाप्त करने का श्रेय कौटिल्य को जाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को आगे किया, लड़ाई हुई और घनानंद पूरी तरीके से पराजित होता है। घनानंद पराजित होने का मतलब यह था कि इसे आंतरिक रूप से इसके अंदर सैनिकों को फोड़ करके, रिश्वत दे करके सैनिकों को मिलाता है चाणक्य, और इसके बाद घनानंद की हत्या करवा देता है। इसके बाद वहाँ मगध में मौर्य वंश की स्थापना होती है। इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, सीरीज को आगे ले आएंगे। इसके पहले देखना, इतिहास आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा घनानंद तक हम पहुँचे हैं, किस कदर पहुँचे हैं पिछले कई एपिसोडों से। अब हमारी बातें कहाँ होंगी, मैं आपको इस तर्ज पर भी बात कर लेता हूँ। अब हमारी बातें कुछ महान हस्तियों के बारे में होगी, जिसमें हम सबसे पहले महात्मा बुद्ध पढ़ेंगे, महावीर स्वामी पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जो हमारे इतिहास में अब यहाँ आ चुके हैं, बहरहाल हमने उनको अलग से नहीं लिया है, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ, उनकी संगीत के बारे में, जैन धर्म के अनुयायियों के बारे में जाना, लेकिन फिलहाल इनसे अभी अछूते हैं, तो हमारी चर्चा इन पर होगी। इसके बाद घनानंद को मारने के बाद जो मौर्य वंश आता है वो आपके प्लेटफॉर्म पर सजाएंगे। इसके पहले महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, सिकंदर महान और आचार्य कौटिल्य की कहानी पढ़ जाएंगे। लीजिएगा, आचार्य कौटिल्य की कहानी पढ़ेंगे तो आने वाली तैयारी के लिए बने रहें। आने वाला सीक्वेंस और भी मज़ेदार होने वाला है। आने वाला प्लेटफॉर्म यानी आने वाला एपिसोड आपके लिए बिल्कुल अलग होने वाला है। खूब मजा आएगा और बेहतर ढंग से अपने इतिहास को समझ पाएंगे। हम आपको यहीं छोड़े जाते हैं, आपसे यहीं विदा लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चलें कि आपको ये कंटेंट हमारा अच्छा लगा। अभी तक जो सुनहरा सफ़र आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को जिस आयाम पर पहुंचाने का उद्देश्य आप बना रखे हैं और जिस उद्देश्य से हम आपसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ये मानते हैं कि ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आपकी तैयारी बेहतर हम कर पा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका बनता है दोस्त, करना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा। लगातार पढ़िए, पढ़ते रहिए, कभी विराम मत दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।